हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले हमने बच्चों 180 तक करा दिया था, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 90 क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में 90 क्वेश्चन। आज हम लगभग 100 से 110 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज, है ना, ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो अभी भी नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। हाँ बच्चों, मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए। आपको ऑल चैप्टर बढ़िया प्रॉपर नोट्स हिंदी के मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं ले तो कांटेक्ट जरूर करें। देखिए 3 से 4 दिन और लगेंगे। आज जब ये वीडियो बन रहा है, इसके बाद 3 से 4 दिन बाद पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है बच्चों, उत्पीड़न का अर्थ क्या है। उत्पीड़न का अर्थ आप लोगों को बताना है बच्चों। तो उत्पीड़न का मतलब होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शोषण, मदद, उलाहना, पेशा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों शोषण। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु और आनंद यादव। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, बताओ जरा। प्रेम सागर। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा बच्चों, यदि प्रेम सागर तो प्रेम सागर लगाना है, ऑप्शन नहीं है तो फिर इंदुमती लगाना है। ठीक है। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत के ग्राम क्षेत्रों तथा जनजाति में बोली जाती है, जो विभिन्न परिवारों के हैं बच्चों, कहलाते हैं। मतलब जनजाति और क्षेत्र में बोला जाए उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आप सबको बताना है। तो उसका हो जाएगा आपका क्षेत्रीय शब्द। जो क्षेत्र में बोला जाता है वो क्षेत्रीय शब्द कहलाता है। इसके बाद निम्न में से तकनीकी शब्द नहीं है। अंगोछा, रेखा चित्र, है ना, तकनीशियल, अभिकर्ता, आयोग। तो जो देसी शब्द इसमें से कौन सा लग रहा बच्चों, हमें तो अंगोछा लग रहा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, है ना। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों। राजभाषा को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल, है ना, 2 में ही बता दो आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। और राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कौन सी है, बताओ। 185 नंबर बच्चों। तो राज्य विशेष में जो कामकाज की भाषा है वो आपकी राजभाषा है। ठीक है बच्चों, राजभाषा है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या बोला जाता है। वर्ण बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाक्य या पद। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को बोलते हैं बच्चों वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों, वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना है आपको, 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, आपका 8। ठीक है, सी नंबर। यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 4 ऑप्शन में आपका 3 राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा बच्चों। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है, एक संज्ञा और एक क्रिया रहेगा, वो कौन सा वाक्य होगा बताओ। सरल, संयुक्त, मिश्र। तो बच्चों आपका वो सरल वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा बच्चों, सरल वाक्य होगा। इसके बाद ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष प्रकट हो, जहां प्रार्थना की जाती है, जहां इच्छा होती है, जहां आशीर्वाद हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा। तो इच्छा मतलब इच्छावाचक, आप बिल्कुल सिंपल है, बन जाएगा। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कौन सा बच्चों, अच्छा खेला परंतु हार गया। इसमें 2 वाक्य तो नजर आ रहे हैं, तो कौन सा वाक्य हो सकता है, सरल, संयुक्त, प्रश्नवाचक, बताओ कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य हैं यहाँ पे, 2 खंड से मिलकर बना है। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है। आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ क्या है बच्चों, धोखा खाना, कुछ समय ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। तो इसको मैं आपको देता हूं होमवर्क। ठीक है, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, मैं आपको बता ही देता हूं कि अभिमान करना। जैसे धोखा खाना है ना, यदि धोखा देना होता तो फिर आंखों में चर्बी छाना मतलब अभिमान करना, धोखा देना, ज्यादा घमंड होना, ये सब बच्चों किसका लक्षण है, आंखों में चर्बी छाना का, है ना। चलिए, आंधी के आम का अर्थ क्या है। आंधी के आम मतलब आप आंधी चल जाए, आम गिर जाए और आप खा लो तो सस्ती वस्तु कहलाएगी, महंगी वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु, दुर्लभ वस्तु। बताओ, आंधी चल रहा था, आम टूटकर गिर गया, इंसान खा लिया, तो बिल्कुल सस्ती ही वस्तु है वो। पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मंत्र फूंकने का अर्थ क्या है बच्चों, पवित्र बनाना, मलाई का ढोंग करना, प्रेरणा देना, बरगलाना। मंत्र फूंकना, जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम पास में है,
टीचर आपको रोज मोटिवेट कर रहे हैं, मंत्र फूंक रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है? मंत्र फूंकना मतलब क्या होता है? आपको प्रेरणा देना। मंत्र फूंकना मतलब आपको प्रेरणा देना। मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ क्या बच्चों? मक्खी पर मक्खी, बताओ, मक्खी मरी है फिर भी मक्खी मारो और ज्यादा, है ना? कहने का मतलब लगातार गलती करे तो और गलती करते जाओ, छोटी बात को बड़ी देना, ज्यों का त्यों नकल करना, समर्थ व्यक्त खो देना, निरर्थक काम को लगातार किए जाना। तो बच्चों आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, निरर्थक काम को लगातार किए जाना, मक्खी पर मक्खी मारना है। खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है? मुंहफट होना, यानी कुछ भी बोलते रहना, व्यर्थ की बातें करना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में। खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका है सबके सामने प्रकट रूप, मतलब जो भी है भैया खुला खुला है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे वो आपका काम नहीं होगा बच्चों, इसलिए पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्रति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति छोड़ व्यापार में लग जाना। आए थे हरिभजन को, जिस काम के लिए आए थे और दूसरे काम में लग जाए, तब बच्चों कहलाता है आपका आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी भजन करने आए थे कपास, तो आपका सी नंबर, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य पे लग जाना, मतलब आए थे भगवान के पूजा करने के लिए और आटा चक्की चलाने लग गए, है ना? चलो, ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ क्या है? यत्न पूर्वक रखना, उत्पटांग काम करना, सदा एक सा, अनुरूप बनाना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों सदा एक सा, ठीक है? चलिए, यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन है दिल्ली के, आगरा, कुमाऊं के। बताओ, आप ऐसे भी बता दोगे सर ये तो कुमाऊं होगा, कुमाऊं के रहने वाले थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? है ना, चार ऑप्शन है, सहायक क्लर्क, क्लर्क, है ना, वाटर सर्विस, सेक्शन ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्लर्क पे थे। क्या थे बच्चों? क्लर्क। यशोधर का पूरा नाम, यशोधर बाबू, एडी पंत, वाईडी पंत, ओडी पंत। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वाईडी पंत। क्या बच्चों? वाईडी पंत। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण? यशोधर बाबू हमेशा पुराने रीति रिवाज में रहने वाले व्यक्ति थे और बड़े सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे थे बच्चों, इसलिए उसका आंसर होगा सादगीपूर्ण। क्या होगा बच्चों? सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी? 20वीं, 25वीं, 30वीं या 40वीं? कौन सी वर्षगांठ थी, है ना? तो 25वीं वर्षगांठ थी। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? पैसा चाहते थे, सम्मान चाहते थे, या परंपराओं का पालन या मुक्ति? क्या चाहते थे बताओ जरा? तो परंपराओं का पालन चाहते थे। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से सोचते थे कि पुराने परंपराओं के आधार पर चलें और उसका पालन करें। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए, कवि बनने के लिए? कवि क्यों पढ़ना चाहता? लेखक क्यों पढ़ना चाहता है भाई? क्या? नौकरी के लिए चाहता है, मेरी नौकरी लग जाए। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है? जूझ कहानी लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? पढ़ने की प्रवृत्ति का, मतलब उनके मन में किस प्रकार से मतलब एक प्रकार से भाव उत्पन्न हुआ है पढ़ने के लिए, कविता करने के लिए, लेखन प्रवृत्ति की या संघर्षमय प्रवृत्ति का? तो बच्चों जूझ का मतलब होता है संघर्ष, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? यहां पर डी नंबर हो जाएगा, यानी लास्ट द नंबर। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को क्या याद आई? कुलधरा गांव की, नागौर गांव की, मीना सागर गांव की, धौलपुर गांव की? बहुत अच्छा बच्चों, ये कुलधरा गांव की याद आई थी, ठीक है? कुलधरा गांव। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, नागर बोध? तो भैया इसका राइट आंसर होगा आपका सिंधु सभ्यता का है सौंदर्य बोध। क्या है बच्चों? सौंदर्य बोध। मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा है? बताओ, सभ्यता का, राजनीति का, व्यापार का, धर्म का? कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा सभ्यता का केंद्र है। किसका? सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है? राजपोषित, समाज पोषित, धर्म पोषित या व्यापार पोषित? तो बच्चों समाज पोषित। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित का नाम दिया गया। क्या बच्चों? समाज पोषित का नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण मिला है बच्चों? इसका प्रमाण कपास का बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? तो इसका राइट आंसर है बच्चों सूती कपड़ा मिला है
है ना। इससे पता चला कि ऊन उस जमाने में होता रहा होगा। इसके बाद आगे चलते, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पूर्व का है? 1000, 2000, 3000, 5000। तो भैया ये 5000 साल पूर्व की बात कही जा रही है। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो पर किस वर्ष आए थे? 22 में, 23 में, 1994 में, 1995 में। तो 1922 में क्वेश्चन भी आता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? विजुअल, बाइट, नेट, उपयुक्त सभी। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताना है आपको। तो बच्चों विजुअल भी है, वाइट भी है, नेट भी है, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? जिसमें आम बोलचाल शब्दों का प्रयोग हो, है ना, ताकि साधारण व्यक्ति भी समझ सके। वर्तमान छापाखाना का आविष्कार कब हुआ बच्चों? देखिएगा, वर्तमान छापाखाना यदि हम बात करें तो जर्मनी गुटेनबर्ग आता है। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा इसको आप लोग क्लियर करके बताना। मेरे हिसाब से जर्मनी गुटेनबर्ग है बच्चों, आप लोग बताना, क्योंकि ऐसा आता है कि सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार, तो आंसर लिखने को आता है बच्चों की चीन हो जाता है, लेकिन वर्तमान आधुनिक तकनीक में आविष्कार छापाखाना तो गुटेनबर्ग हो जाता है। क्या बच्चों? गुटेनबर्ग हो जाता है। रेडियो माध्यम है क्या बच्चों? दृश्य, श्रव्य दोनों। तो भैया आपका रेडियो हम सुन सकते हैं, इसलिए श्रव्य है। समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? सीधी, है ना, आधी, तिरछी, उल्टी। कैसे होनी चाहिए बच्चों? तो उल्टी पिरामिड वाली। ठीक है, कैसे होनी चाहिए? उल्टी पिरामिड वाली। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है बच्चों? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाएगा? लाइव, बीट, बाइट। बताओ बच्चों कौन सा कहलाएगा? तो ये जो है बीट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बीट कहलाता है। विशेष लेखन की सूचनाओं में निम्न में से है? साक्षात्कार, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपरोक्त सभी। बताओ बच्चों, इसका आपका हो जाएगा साक्षात्कार। ठीक है, क्या? साक्षात्कार, यानी तुरंत जो लेते हैं सामने सामने व्यक्ति बैठकर। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता बच्चों? कहानी का अवधि ज्यादा ना हो, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? अभिनय, दृश्य, संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या जरूरी है बच्चों? संवाद। रेडियो नाटक में क्या अनिवार्य है? संवाद होना चाहिए। भारत की पहली साइट कौन सी है? रिडीफ। भारत की पहली साइट कौन सी बच्चों? रिडीफ है। हिंदी जगत का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी जगत का प्रथम नाटक कौन सा बच्चों? कामायनी, विद्रोह, नहुस, यह सभी। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ब नंबर। पत्रकार के प्रकार कितने हैं? पत्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं।